अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। एक मामला जिसका हम प्रोग्राम में बारहा जिक्र कर चुके हैं और वो बरतानवी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तरीक़े से बरतानिया आने वालों के ख़िलाफ़ जो पॉलिसीज़ हैं उनमें तेज़ी और उनमें सख्ती की बात है। अब हाल ही की जो डेवलपमेंट है, अब इसको आप इंतज़ामी नाकामी कहें, बेहिसी कहें या कुछ और कह लें, फ़्रांस और बरतानिया ने गैर कानूनी तरीक़े से बरतानिया आने वालों को अब एक तरह से खुले समंदर में छोड़ दिया है। चैनल क्रॉसिंग के ज़रिए जो लोग बरतानिया पहुँचते थे उनसे मुताल्लिक़ अब कानून जिसको हतमी शक्ल दी जा रही है और बहुत जल्द ये कानून बनने का इम्कान है कि ऐसे लोग जो गैर कानूनी तरीक़े से बरतानिया पहुँचेंगे वो असाइलम क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर वो सियासी पनाह के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, असाइलम क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या होगा? फिर ऑप्शन यही बचता है कि उनका स्टेटस इल्लीगल रहेगा और किसी भी मौके पे उन्हें उस मुल्क वापस भेज दिया जाएगा जहां से वो आए थे या जो उनका अपना वतन है। बहरहाल अब इस वक्त जो अफसोसनाक बात है जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं वो भी सवाल उठा रही हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं कि चैनल क्रॉसिंग का रिस्क मोल लेने वाले ये लोग अब खुले समंदर में हैं और छोटी कश्तियों पर इनकी हलाकतें हो रही हैं। फ़्रांसीसी ख़बरसां इदारे AFP के मुताबिक ये जो अभी हालिया कानून साज़ी की जा रही है, ये बहरी रास्ता और दीगर गैर कानूनी रास्ते से आने वाले तमाम अफराद की सियासी पनाह की दरख्वास्तों को गैर कानूनी करार दे देगी। ये कानून साज़ी छोटी कश्तियों के ज़रिए शिमाली फ़्रांस से ख़तरनाक क्रॉस चैनल के सफ़र की बढ़ती हुई तादाद के रद्द-ए-अमल के तौर पर तजवीज़ में आई है और इसी के साथ साथ जो पार्लियामान है उसमें जो इजलास हुआ, बिल की मुखालिफत को भी इस पर भी बहुत ज़्यादा शोर मचा। लेकिन अब ये कानून साज़ी अगर हो जाती है तो इसके बाद बरतानिया के अंदर भी पहले से इस तरह की पॉलिसीज़ मौजूद हैं। एक जानिब हम ये देख रहे हैं, दूसरी जानिब बरतानवी साहिल पर एक किस्म का बहरी जहाज़ में बेबी स्टॉक होम वो उनकी अमल जो है वो तश्कील अमल में लाई गई है और इससे गैर कानूनी हिजरत करने वाले जो लोग हैं वो समंदर में रहने पर मजबूर हो जाएंगे। तकरीबन 500 के करीब लोग हैं जिनसे मुतालिक ये तवक्को की जा रही है कि उनकी जो रिहाइश है वो बेबी स्टॉक होम में रवा माह के आखिर में हो जाएगी। अब समंदर में अगर आप रह रहे हैं, भले आपके पास वो एक बहरी जहाज़ की सूरत में शेल्टर तो होगा, लेकिन यकीनी तौर पर इंसान तो खुश्की पे रहने का आदी है और समंदरी माहौल और है, बीमारियां और किस्म की हैं, वहाँ पे कोई ऐसी एक्सेस भी नहीं है। तो ऐसे में तो ये तो एक ऐसी अनअनाउंस्ड सज़ा के तौर पे ये मामला सामने आएगा और इस पर मज़ीद शोर भी मचेगा। लेकिन क्या यही हल है फ़्रांस के पास भी और बरतानिया के पास भी कि वो इन लोगों को रोक दें? और ये लोग आने पर मजबूर क्यों होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इनमें कितने जेन्युइन केसेस हैं कि जिनको सियासी पनाह की वाक़तन ज़रूरत होती है और फिर जो एक रिवायत बरतानिया की रही है कि वो इंसानी हुकूक़ का अलम बरदार रहा है और उसकी रिवायत रही है कि उसने दुनिया से आने वाले वो बिला कसो काश्त लोगों को कबूल किया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी है। इन तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अमजद मलिक साहब माहिर कानून हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बैरिस्टर अख्तर गोंदल साहब हैं, आप भी लॉ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया से ही। गोंदल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आसिम सुलेमान साहब सॉलिसिटर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मलिक साहब आपसे शुरू करूँगा। अब लोग बीच समंदर में हलाकतों में भी इजाफ़ा हो रहा है और फ़्रांस भी कानून साज़ी पे गौर कर रहा है, बरतानिया में पहले ही इतना शोर है। हल यही है इस मसले का? जी बहुत शुक्रिया वासी साहब। मैं समझता हूँ कि हल नहीं है ये। बरतानिया सिग्नेटरी है जिनीवा कन्वेंशन का, जिनीवा कन्वेंशन 1951, जिसके आर्टिकल 1A के तहत आप असाइलम पनाह की दरख्वास्त देते हैं और ये बैनुल-अक़वामी जो मुआहदात या कन्वेंशन होते हैं, जब आप साइन कर लेते हैं तो उसकी तमाम लवाज़मात के ऊपर आपको मनोवन अमल करना पड़ता है। उसमें ये बात शामिल है कि अगर आप सिग्नेटरी हैं तो आपकी पोर्ट के ऊपर, आपके एयरपोर्ट के ऊपर, आपकी बड़ी रास्तों से अगर कोई बंदा आके ये कहता है कि मुझे नस्ल, रंग, नेशनलिटी, मज़हब, सियासी ओपिनियन या पर्टिकुलर सोशल ग्रुप की वजह से मेरे अपने मुल्क में परसिक्यूशन का सामना है और मैं वहाँ पे हफाजत या पनाह नहीं ले सकता या
इंसाफ नहीं हासिल कर सकता तो आप मुझे मेरा क्लेम प्रोसेस करें और मुझे पनाह की यहाँ जगह दें। अब उसमें ये चीज़ें बाकी शामिल हैं कि होस्ट कंट्री प्रोसेसिंग करेगा, इंटरव्यू देगा, उस क्लेम को प्रॉपरली देखेगा और जुडिकेट करवाएगा। अगर लेट से होम ऑफिस उसको नहीं देख पाता तो अदालत में एक अपील उसकी होगी। और उसके साथ साथ जब तक वो क्लेम फारिग नहीं होता या कंक्लूड नहीं होता, कंक्लूड होने के बाद उसको आम शहरियों की तरह घुलने मिलने के तमाम लवाजमात प्रोवाइड करेगा। और जब तक वो नहीं होता, सेहत, तालीम, बच्चों के लिए रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करेगा। ये उस कन्वेंशन का हिस्सा है, उस जो आपका जो सिग्नेटरी हैं। तो अब आप जब लोगों को बीबी स्टॉकहोम के ऊपर जहाज में रखेंगे और या उनको धमकी लगाएंगे कि जी आप अंदर दाखिल होंगे तो हम आपको क्लेम को प्रोसेस नहीं करेंगे, आपको इलीगली कंसिडर करेंगे और आपका क्लेम हम यहाँ कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको आर्जी तौर पर एक जहाज में रखेंगे और किसी दूसरे मुल्क भेज देंगे या पासपोर्ट करेंगे या जहाज के ऊपर ही आपका इंटरव्यू करके आपको वापस भेज दिया जाएगा। और जब तक आप पास नहीं करेंगे उसको हम आपको कंसिडर यही करेंगे कि आप इलीगल हैं और बादियुल नज़र में आप असाइलम के हकदार नहीं हैं। ये इससे आप जिनीवा कन्वेंशन और फिर इंसानी हकूक़ का जो कन्वेंशन है 1950 का, जिसके हम सिग्नेटरी हैं और ह्यूमन राइट एक्ट के तहत हमने उसको अपने कानून का हिस्सा बनाया हुआ है, उसके तहत आप बहुत सारी क्लॉजेस की खिलाफ वर्जी में आएंगे। मसलन राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट की प्रोहिबिशन और फेयर ट्रायल, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिर फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, फिर इसमें आपकी वेल बीइंग कि आपकी राइट टू लाइफ। अभी जो इन्होंने बीबी स्टॉकहोम के ऊपर जो लोग रखे हुए थे उसमें 39 लोगों ने खत लिखा है जो मीडिया पे आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको लेजिनेला जो बैक्टीरिया है वो उससे इन्फेक्ट हुए हैं और कई लोगों को उन्होंने निकालना पड़ा है उस जो उन्होंने बर्थों के ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि उनकी हालत गैर हो गई थी और वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर रहे थे। और उसके ऊपर पोर्टलैंड डोरसेट जो फ्रेंडशिप ग्रुप बना हुआ है उस इलाके में, डोरसेट के इलाके में, वो एहतजाज कर रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं। हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी जो अक़वाम मुत्तहदा के हैं फिलिपो ग्रैंडी, उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो ये इसका मतलब है इतनी जल्दी इट इज़ नॉट गोना गो अवे और इसका हल निकालना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी इस तरह ओहदा बरा नहीं हो सकते कि आप लोगों को समुद्र में कैद करना शुरू कर दें और आम मेन लैंड के ऊपर उनको जो प्रोसेस है, निज़ाम जो है उसकी जो इम्यूनिटीज़ हैं जैसे डॉक्टर है, तलीम है, अद्वियात हैं, खाने की अशिया हैं और घुलना मिलना, यानी आप अपनी कम्युनिटी में अपने लोगों से मिल सकें, सोशल एक्सक्लूजन ना करें और फिर अदालती रसाई, यानी ये अगर आप इस तरह निकालने सही है, ठीक है, क्लब करके बड़े क्लेम हाई कोर्ट में जाना शुरू हो जाएंगे। यानी 100 आदमी एक क्लब करके एक पूरा एक क्लेम डाल रहा है और पूरा एक ग्रुप बन के ग्रुप क्लेम हो जाएगा और हाई कोर्ट में डालेंगे और इनह्यूमन ट्रीटमेंट के ऊपर कॉम्पनसेशन क्लेम करेंगे कि बरतानिया अपनी सिग्नेटरी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने की बजाय ब्रीच किया है, जिसकी वजह से जो असाइलम सीकर हैं उनकी दिलआज़ारी हुई है और उनके साथ बुरा सलूक हुआ है। सही है। गोंदल साहब, ये इटसेल्फ लोग खुश्की से दूर हैं, पानी में हैं और पता ही नहीं है कितनी मुद्दत के लिए हैं और उनकी मंजिल का भी कोई तयन नहीं है। ये इटसेल्फ एक गैर इंसानी सलूक नहीं है? जी थैंक यू अब्बासी साहब, बिल्कुल है। मैं ये कहना चाहूँगा अब्बासी साहब के जो असाइलम इशू है ये इस मुल्क का एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिफरेंट तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने जो मेजर ले रही हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड आई वुड से दे आर इन ब्रीच ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन। और जैसा कि मलिक साहब ने राइटली कहा कि जो सर्टन कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं सच एज जिनीवा कन्वेंशन और जो ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशन हैं और जो राइट टू फेयर ट्रायल है, उन सब की ब्रीच है। देखें असाइलम नो डाउट के जो नंबर ऑफ अराइवल्स है, इलीगल अराइवल्स है वो बहुत ज़्यादा है। 2021 में
दैट वाज 28,500, जो अब राइज करके 2022 में 45,700 पे पहुंच गई, यानी 60% उसमें इंक्रीज हुआ है। तो गवर्नमेंट उसको हैंडल ज़रूर करना चाहती है, लेकिन इस तरह जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करके उसको हैंडल करना वो इलीगल है। और इस तरह के जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं वो डिफरेंट टाइम्स में चैलेंज होते रहे हैं अदालतों में, और अदालतें उन पे अपने फेयर डिसीजन देती रही हैं। मिसाल के तौर पे जो अभी इलीगल माइग्रेशन बिल आया है, उसकी मैं एक क्लास देख रहा था कि उसमें यह है कि जो बंदे इलीगली इस मुल्क में आएंगे उनको 28 डेज के लिए डिटेन किया जाएगा, और विद इन 28 डेज उनके केस को डिसाइड करके उनको वापस भेज दिया जाएगा अपने मुल्क में, या सेफ थर्ड कंट्री में भेज दिया जाएगा। और जो सेफ थर्ड कंट्री है उसको वो रवांडा कह रहे हैं। रवांडा इज़ नॉट सेफ थर्ड कंट्री एज कम्पेयर टू यूनाइटेड किंगडम। और दूसरा ये कि कोई भी बंदा जो डिटेन होता है उसका बेल का राइट होता है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। जो इलीगल माइग्रेशन बिल आया उसमें ये है कि 28 डेज से पहले वो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में बेल की एप्लीकेशन भी नहीं दे सकेंगे। तो ये सारी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं, उनको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को इतना एटलीस्ट ज़रूर देखना चाहिए कि जो कन्वेंशन साइन किए हुए हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ ना हो। और फिर ये है कि नो डाउट गवर्नमेंट को ये बहुत ज़्यादा कास्ट कर रहे हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि उस समुद्र में जो उन्होंने जहाज़, बहरी जहाज़, ये कोई इस तरह की चीज़ बनाई है जिसमें उन लोगों को रखेंगे, तो ये भी तो एक ब्रीच है। उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ तो नहीं होगी जो आम ह्यूमन बीइंग्स को इधर होती हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इट इज़ गवर्नमेंट का राइट है कि वो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करे, और स्मॉल बोट फियास्को जो है उसको ज़रूर हैंडल करे। वो लोग फ्रांस से आते हैं, फ्रांस भी एक सेफ कंट्री है, वहाँ भी वो असाइलम क्लेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उससे अपने एग्रीमेंट करे, उनको टाइट करे, उन गवर्नमेंट ज़्यादा मौसर बनाए उन एग्रीमेंट को कि वहाँ लोगों को बैठने ही ना दे उन बोट्स में, रादर दैन कि जो इस मुल्क में आ जाएं। जैसे कि मलिक साहब ने राइटली कहा कि जो इस मुल्क में एंटर होता है उस जो असाइलम क्लेम करता है ये उसका राइट है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट है वो अंडर ड्यूटी बाउंड है कि उस असाइलम क्लेम को कंसिडर करे, उसको डिसाइड करे, और फिर उसको जो लीगल चैनल है उस डिसीजन के अगेंस्ट वो यूज़ करे। अगर वो सारे उसके जो लीगल चैनल्स हैं उनमें उसको रिलीफ नहीं मिलता तो देन ही कैन बी रिमूव्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम द यूके। जी ठीक गोंदल साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मलिक साहब, इन हालात में मौजूदा बरतानवी हुकूमत ये सारे दबाव बर्दाश्त करने की पोजीशन में है, जबकि आपकी मईशत के ये हालात हैं कि IMF आपको ये कहता है कि आपको इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ानी होगी, वो सजेस्ट कर रहा है हुकूमत को। मेरे ख्याल में इमिग्रेशन इज़ अ पिंग पोंग और पॉलिटिकल गिमिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। गोंदल साहब ने राइटली कहा है इसके सियासी हल हैं कि आप डबलिन कन्वेंशन की तरह का फ्रांस के साथ या पोस्ट ब्रेग्जिट यूरोप के साथ मुआदा करें कि अगर यूरोप में कहीं आते हैं तो एक सर्टन लिमिट तक वो खुद कबूल करें, उसके बाद बरतानिया में हम आने देंगे, एक लिमिटेड नंबर कोटा बना लें, UN के साथ तय कर लें कि जी यूरोप में हम इतने असाइलम सीकर लेंगे जो आएंगे, और मिल के वो कश्तियों में और ये इस तरह के लोग जो आते हैं उसकी बीख पुनी के लिए एंटी स्मगलिंग जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के खिलाफ ड्राइव हो वो सख्ती से मिल के करें। ये तो ना करें कि आपके फ्रांस में आए तो वो कहे यार उधर जाता है तो जाने दे, मैं क्यों उसको रोकूं। इस तरह की बजाय मिल के कलेक्टिव हैंड करें और कोटा मुकर्रर करें और एक दूसरे के साथ ताउन के साथ डबलिन कन्वेंशन की तरफ का मुआदा करें कि अगर फ्रांस में बंदा आता है तो फ्रांस में भेजा जा सके। फ्रांस के साथ अगर 50,000 को कोटा पूरा हो जाता है फिर आप कबूल करें, अदरवाइज पहले 50,000 फ्रांस में करें। आप फ्रांस के बॉर्डर के अंदर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दें, आप उनको इमिग्रेशन अफसर प्रोवाइड कर दें, आप प्रोसेसिंग सेंटर वहाँ प्रोवाइड कर दें। आप जहाज़ के ऊपर भी तो बंदे प्रोसेस कर ही रहे ना, तो आप वही चीज़ जो है कैले पे वहाँ कर दें फ्रांस में कि जी हम अपने इमिग्रेशन अफसर देंगे, हम फूड पार्सल्स देंगे, हम आपके प्रोसेस यही कर देंगे ताकि उनको, ये तो सोशल सर्विसेज वाले मुल्क हैं, इनको तो ये तो क्लेम करते हैं कि हम शख्सी आज़ादियों के निगहबान और पायनियर हैं और टॉर्च बेरर हैं। अब यहाँ पे अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होंगी
तो फिर हम में और लोगों में क्या फर्क रहा? और दूसरा तीसरा जो आपने कहा है कि इसका पॉलिटिकल हल, मेरा नहीं ख्याल, मेरा जो तजर्बा है पिछले 25-30 साल से यही हम देख रहे हैं। इन्होंने वाइट लिस्ट बनाई, इन्होंने पहले मुल्कों के क्लेम खारिज किए कि जी हम जो इन मुल्कों से आएंगे उनको वाइट लिस्ट से करार दे के इनका क्लेम नहीं कंसिडर करेंगे, अपील राइट उनका मुस्तरद किया, और बहुत सारा, यानी 6 महीने में करने का दिया, लोगों को डिटेन किया, लोगों को चार्टर्ड फ्लाइटों से भेजा, डिटेंशन में लोग महीनों पड़े रहे, जमानतें देने का हक जो है वो रोका कि जी पहले असाइलम क्लेम प्रोसेस होगा फिर जमानत होगी। इन्होंने सारा कुछ करके देखा हुआ है, इनको आइडिया है, इनको पता है। और अभी भी मैंने आपको बताया कि लेजिनोला जो बैक्टीरिया है वो जहाज पे फैला है और वो 39-40 लोगों ने खत लिखा है और कई लोगों को उनको निकालना पड़ा है। आप देखें ना, आपको लोग बीमार हो गए, सिक हो गए और उनको आप अस्पताल लेके जाते हैं और निकालते हैं वहां से, तो इसका मतलब है देयर इज अ रूम कि अगर वहां को गड़बड़ हो जाए, किसी ने मेरा ख्याल खुदकशी करने की कोशिश की है और वो उन्होंने बचाया है। तो मेरे कहने का मतलब है, देखो अगर कोई शख्स वहां खुदकशी कर गया या को मौत वाकया हो गई तो ये मीडिया वाले तो नहीं इनको छोड़ेंगे। ये इतना आसान काम नहीं है। इनको आपको सख्त लगने की कोशिश में इमिग्रेशन को बेस बना के आप बुलंदोबाग दावे और क्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हैंडलिंग बहुत मुश्किल काम है। और सही है मलिक साहब, जो आप बात कर रहे हैं, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आसिम सुलेमान साहब के पास जाऊंगा। आसिम साहब, ये सारा प्रेशर, ये सारे फैक्टर्स जो हम देख रहे हैं, हुकूमत पे एक दबाव बढ़ रहा है, क्या हुकूमत ये दबाव बर्दाश्त करेगी और जो कानून साजी वो करना चाह रही है, जो कानून लाना चाह रही है, वो ला पाएगी? मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त करना, जो उसी की वजह से तो ये लॉज लेके आए। या हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना चाहिए। मैं जो भी बात रही है मैं सारे शुरका से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि, लेकिन हमें एक चीज ये सोचनी पड़ेगी कि हम सारी बातें करें कि ये वायलेशन हो जाएगी, ये वायलेशन हो जाएगी, ये लॉ की वायलेशन है, ये लॉ की वायलेशन। क्या इस गवर्नमेंट को नहीं पता कि ये लॉ की वायलेशन? उनको सारा कुछ पता है। ये एक पब्लिक स्टंट है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। वो पब्लिक स्टंट क्या है? बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब आप टोरीज गवर्नमेंट आई थी पावर में, जब इलेक्शन जीते थे, वो थी जब डेविड कैमरॉन जो जीत के आए थे, तो वो उन्होंने जो मेन जो आपका फोकस एजेंडा था वो इमिग्रेशन था, क्योंकि लेबर की पॉलिसी बहुत रिलैक्स थी और उन्होंने कहा जी कि इमिग्रेंट थे वो हमारे खा के ये किया। और जब ब्रेक्जिट हुआ तो वो भी जो एजेंडा था वो इमिग्रेशन था। तो अब आपने क्या हुआ कि जब इमिग्रेशन का जो एजेंडा लेके आए थे, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया। किस वजह से? कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स की जो पॉलिसी एक तो रिलैक्स हुई इन्होंने की, जो अभी रिसेंटली जो रिलैक्स पॉलिसी के तहत लोग आ रहे हैं, और सेकेंडली जो इंक्रीज नंबर ऑफ असाइलम सीकर और जो पब्लिक स्पेंडिंग इनकी जो असाइलम क्लेम्स के ऊपर है वो 1.8 बिलियन जो थी वो इंक्रीज हो गया बाय द एंड ऑफ ईयर ये 5 बिलियन हो जाएगी। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि जब ये इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया तो आपने प्रेशर रिलीज करना है, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर ऑलरेडी आ गया। तो आप क्या करते हैं कि आप लॉज बनाते हैं। अब उनको जो समझ आती है वो लॉज बना देते हैं। वो डोंट केयर कि भी वो किस चीज की वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही। ये सारा जितनी देर तक वायलेशन होगी या जब तक ये चलेगा या केसेस जो है ना वो जाएंगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट करेगी या स्टारबक्स जो है कोर्ट वो कोई डिसीजन करेगी, तो उसमें वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस दौरान जो इन्होंने जो पब्लिक ओपिनियन अपनी फेवर में बिल्ड करनी है वो कर सकते हो। तो बेसिकली इसका तो मकसद यही है। बाकी यहाँ तक जो आपकी बात जो आप बात कर रहे थे या बाकी जो आप भी कर रहे थे, क्या ये सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन नहीं है और आई डोंट थिंक सो वो सोल्यूशन के लिए कर रहे हैं। ये पब्लिक स्टंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा इन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्ट, पिछले हमने बहुत सारे प्रोग्राम में बात की कि बहुत सारी चीजें इन्होंने की है, लॉज लेके आए। अभी भी जो इलीगल माइग्रेशन बिल जो आ रहा है वो भी सरासर वो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स। इसके ऊपर तो आपकी लॉ सोसाइटी ने इनको लिख दिया कि आपकी वायलेशन है ये सारा कुछ। तो इसे अगर लॉ सोसाइटी लिख रही है कि भाई हम इससे एग्री नहीं करते तो और किसी को लिखने की कहने की क्या जरूरत है? तो ये कहने का मकसद ये है कि आप जितने भी स्टेप्स आप वक्तन करते आ रहे हैं, जितना मर्जी टाइट करते आ रहे हैं, आप ये करते भी रहे हैं, तो क्या आपको क्या फायदा हुआ? आपको कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आपकी नेक्स्ट जो माइग्रेशन है क्या वो डिक्रीज हुई? नहीं डिक्रीज हुई। नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट जो इस कंट्री में क्रॉस कर रहे थे वो भी कम नहीं हुए। क्या नंबर ऑफ वो जो इलीगल आ रहे थे, बोर्ड से आ रहे थे, वो भी कम नहीं हुए। तो अगर वो सारा कुछ कम नहीं हुआ तो क्या जो आप अभी जो करना चाह रहे हैं क्या उससे कम हो जाएगा? उससे कम।
तो ये जी, सारी ठीक है। चीज पब्लिक स्टंट है, पब्लिक ओपिनियन को बनाने के लिए कर रहे हैं, और उसको सिर्फ पब्लिक ओपिनियन जब डेवलप हो जाएगी और इलेक्शन अगर वो जीत जाएंगे तो फिर अगर वो लॉज जो है वो इलीगल करार दिए जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट उनको फेंक देती है या कोई और फेंक देती है, वो बॉदर नहीं करते। क्योंकि ये चीजें हमने पहले देखा था कि जब हमने ईटीएस का स्कैंडल देखा या कोई और चीजों को देखे, आज आप देखेंगे ईटीएस के लोगों को तो कंपनसेशन बहुत सारी मिल गई और उसमें से बहुत सारे हजारों के ऐसे इंडेफिनेट लेके सेटल होकर बैठे हुए हैं। क्या उनकी कोई बात करता है इस चीज को कि क्या किसी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर अटैक किया कि आपने ये क्या किया था? लेकिन उनके ऊपर जब उन्होंने सबको फेंका था, जो पब्लिक ओपिनियन बिल्ड की थी, और जब उसका प्रेशर जजेस के ऊपर पड़ा और जो वो डिसीजन कर रहे थे, तो वो तो सारा आप अपनी फेवर में गया उस टाइम पे। वो आपने जो एडवांटेज लेना होता है, जो अपनी फेवर गेन करनी होती है, जो पब्लिक ओपिनियन डेवलप करनी होती है, वो कर चुके होते हैं। उसके जो आफ्टर मैथ्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इम्प्लीकेशंस आती हैं, उसको आते आते 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल लग जाते हैं। तो उस टाइम पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाती है, नया स्कैंडल आ जाता है। तो आई थिंक तो ये रवांडा वाला मैटर हो जाए या ये माइग्रेशन बिल जो आ रहा है, ये इसको देख लें, या जो कश्तियों में वो जो जहाज में बहरी जहाज में उनको रखेंगे, तो ये एक टेम्परेरी मैयर्स है, उनको सिर्फ शो करवाना है कि वी आर डूइंग समथिंग, हम कम कर रहे हैं, देखिए हमारे इतना वो मैयर्स ले रहे हैं, हम अगेंस्ट वो इलीगल माइग्रेशन है। ये सारी चीजें पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। ना तो इनसे जो सेटअप जो इनको एक्शन लेने चाहिए वो तो वो ले भी नहीं रहे, और मेरे ख्याल में वो इनके बियॉन्ड कंट्रोल है। और इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जब तक आप ये सारी चीजें डेवलपिंग कंट्री से लोग आ रहे हैं, अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज में आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज नहीं लेते, और ये वर्ल्ड लेवल पे काम होगा कि जब तक आप ये नहीं करेंगे, वहाँ के रोजगार के मौके पैदा नहीं करेंगे, आप ये जो इलीगल माइग्रेशन है ये कम नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कर लें, लॉज लेके आ जाएं, जो मर्जी कर लें, ये इलीगल माइग्रेशन कम नहीं हो। सही है, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो मौजूदा हुकूमत है उसको वो फार राइट एलिमेंट उजागर होता दिखाई दे रहा है, जो माजी में भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक उसका रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गोंदल साहब, आसिम सुलेमान साहब ने बड़ी डिटेल बात की कि आपका ये सब करने से नंबर्स कम नहीं हुए, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, चैनल क्रॉसिंग ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा ख़तरा मोल रहे हैं, असाइलम के केसेस भी ज़्यादा फ़ाइल हो रहे हैं। एक तो सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो केसेस आते हैं, अगर इनको फास्ट ट्रैक कर दिया जाए और इनका फ़ैसला एप्लीकेशन का कर दिया जाए, वो भी तो बड़ा सिस्टम स्लो हुआ पड़ा है, उसकी सुस्तरवी की वजह क्या है? और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो फार राइट एलिमेंट है, पॉलिटिकली अगर हम पॉलिटिकल एंगलिंग करें इसकी, तो उसमें वो अचीव कर रही है गवर्नमेंट ये सब कुछ करके? जी थैंक यू। जी बिल्कुल, आसिम सुलेमान साहब ने बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाए हैं, और उनका जो मेन कंक्लूजन है वो यही है कि पब्लिक ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और एक पॉलिटिकल जो माइलेज है उसको गेन करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ये सारा इसलिए भी कर रही है और उन्हें पता है, तो फिर ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। पॉलिटिकल माइलेज डिफरेंट गवर्नमेंट कब तक जो है वो गेन करती रहेंगी। गवर्नमेंट को इसका कोई, जैसे मलिक साहब ने कहा कि इन सारे इशूज का कुछ सियासी हल ढूंढना चाहिए, और लॉज जो हैं वो इतने स्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी लीगल सिस्टम को इतना सख्त बनाने की बजाय कोई इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है हम वो करना चाहिए। देखें, आप जो भी कर लें, जो बरतानिया के लॉज हैं उनको आप ब्रेक तो नहीं कर सकते। दूसरा, आपने जो कहा कि अगर इसको फास्ट ट्रैक किया जाए, देखें प्रॉब्लम ये है कि जो कंट्री है वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली शेकन है और उसमें क्रेडिट क्रंच है, वो सफ़र कर रहा है। जो लास्ट ईयर जो स्टेटिस्टिक्स हैं 2022 के, उसमें 74,751 लोगों ने असाइलम क्लेम किया, और इतने जो ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक करना इज नॉट इजी। और दूसरा ये है कि इन्होंने पहले फास्ट ट्रैक किया था असाइलम को, जो जिनको डिटेन करते थे उनको फास्ट ट्रैक असाइलम का डिसीजन देना, फिर उसके आगे अपील भी 5 दिनों में करनी,
फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में फास्ट ट्रैक पे, फिर परमिशन टू अपील ऑन फास्ट ट्रैक, लेकिन उसके वो चैलेंज हुआ और कोर्ट ऑफ अपील ने या हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया कि आप जो इन सारी चीज़ों को फास्ट ट्रैक करते हैं तो वो राइट टू फेयर ट्रायल नहीं होता, और बंदे को ना तो लीगल जो एडवाइस है वो प्रॉपर्ली मिलती है, ना वो प्रॉपर्ली अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है। सो दिस इज अनलॉफुल। तो ये गवर्नमेंट के लिए मेरे ख्याल में ये हरबे सारे वो जैसे मलिक साहब ने कहा कि इन द पास्ट इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जो अब मेन इशू है गवर्नमेंट का, अदर जो दूसरे इश्यूज हैं उनके साथ साथ कि गवर्नमेंट को ये ह्यूजली कास्ट कर रहा है, जो असाइलम सिस्टम पे उनका एक्सपेंडिचर है पर एनम वो आई बिलीव कुछ ही बिलियन पाउंड्स है, और जो सिर्फ होटलिंग या अकोमोडेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो 6 मिलियन पर डे इनको कास्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था कि जो लोग असाइलम करते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके केस को वाइल दे कंसिडरिंग देयर केस उनको वर्क परमिशन दे दें और वो काम करें और गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। इससे एटलीस्ट गवर्नमेंट का जो डेली एक्सपेंसेस है जो उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम हो सकती है, और यस उनको वो अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, मसलन के उनको रिपोर्टिंग पे लगा सकते हैं कि एवरी वीक या मंथली या आफ्टर 15 डेज यू नीड टू रिपोर्ट टू द असाइलम सेंटर, जैसे कि पहले भी असाइलम सीकर इस मुल्क में करते हैं। उन पे अपना वो कंट्रोल उस तरीके से रख सकते हैं, और जितनी देर तक उनका असाइलम का केस पेंडिंग रहता है वो काम करें, गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, अपने आप को खुद फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और फिर उस पर जब गवर्नमेंट डिसीजन दे देती है तो अगर उनका रिफ्यूज हो जाता है तो उनका राइट टू वर्क या जो भी है गवर्नमेंट करना चाहती है, जो उनके इंटेंशंस हैं उनको वो लीगल तरीके से करें। इस तरह अगर गवर्नमेंट के ये नॉलेज में हैं चीजें और फिर भी कर रही है तो दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। द गवर्नमेंट नीड टू फाइंड आउट जो वर्केबल सोल्यूशन है, वर्केबल जो सोल्यूशन है, और जो लास्ट, तो ये मैं इस पे यही मेरा इस पे इनपुट है। अच्छा, जो आपने बात की है, मैं मलिक साहब यही नुक्ता आपके सामने रखूँगा कि ये लोग जिन्होंने एप्लीकेशंस दे रखी हैं उनका स्टेटस अभी तक एप्लीकेशन अप्रूव्ड भी नहीं हुई और रिजेक्ट भी नहीं हुई, और साथ वो वहाँ रह भी रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी स्टेटस में कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं, मोस्टली वो गए हुए हैं, अब उन्होंने वहाँ खाना भी है, पीना भी है, गुजारा भी करना है, और हो सकता है पीछे भी पैसे भेजने हो। एक तो वो कैश इन हैंड पे काम कर रहे हैं, टैक्स कोई नहीं दे रहे। दूसरा, जो जायज़ मजदूरी एक शख्स जो लीगल स्टेटस के साथ है, जितने पैसे वो कमा सकता है उससे आधे में वो काम भी कर देते हैं। इस सारी एक्सरसाइज का हुकूमत को क्या फ़ायदा हो रहा है, माँ सिवाय इसके कि वो उनको शेल्टर भी दे रहे हैं और फीड भी कर रहे हैं? ये देखिए भाई साहब, मेरा ख्याल गोंदल साहब ने जो बात की है उसमें वजन है कि अगर आप 6 बिलियन रोजाना लगा के वो मकासद हासिल नहीं कर पा रहे तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से आप इस तरह के इकदामात के ऊपर हेल बेंट है कि ये करने ही करने हैं। तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई सियासी पहलू होगा कि आप चाहते होंगे कि आप अपने इलेक्टोरेट को, आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या जो वोटर्स हैं, आप उनको लुभा रहे हैं कि हम बहुत सख्त है इमिग्रेशन के ऊपर, हमने ब्रेग्जिट किया है, अब हम इमिग्रेंट्स के ऊपर टाइट हैंड कर रहे हैं ताकि आप अपने वोटर को लुभा सकें। लेकिन एज सच जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, इन्होंने एज सच को इतना कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरह का इस तरह के लेजिस्लेशन होने से जो नंबर्स में कमी वाक़या हुई। या तो कोई नंबर्स कमी हो जाती ना, या हमें लगता कि जी बोट्स के ऊपर इस तरह का काम करने से, बहरी जहाज़ समुद्र में डालने से, उनको इंटरसेप्ट करने से, वापस करने से इनके इतने नंबर कम हो गए हैं। वो तो नंबर फ्लक्चुएट तो पोस्ट कोविड हुए हैं, वैसे ही रास्ते खुले हैं, लोग स्टूडेंट्स के ज़रिए दूसरे रास्तों से लीगल माइग्रेशन भी हो रही है और वैसे भी आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में वैसे ही लोग आते हैं इस तरह के डेस्टिनेशन के ऊपर। तो कोई ऐसा जो कानून ये बना रहे हैं, वो ऐसा उसका कोई अमल नज़र तो नहीं आ रहा कि उसका कोई फ़ायदा हो रहा हो। ऊपर से जो ये बना रहे हैं वो हाई कोर्ट में और कोर्ट ऑफ अपील में जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं और कई रिवर्स हो जाते हैं। रवांडा पॉलिसी को ऊपर इतनी ज़्यादा ले दे हुई है, इनको बहुत ज़्यादा बुरा भला क्या कहा गया है। इतना यहाँ को सब कॉन्टिनेंट की तरह थोड़ी है कि अदालतों ने हुकूमत की सरजनिश किया और इनके कान पे जूना रिंगे, इस तरह तो नहीं होता। यहाँ तो अदालतें अगर कोई फैसला देती हैं तो शर्मसारी बाकायदा महसूस की जाती है और कोर्स करेक्शन होता है बाकायदा, उसके ऊपर फिर गौर व गौज होता है कि हम ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है।
आप बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट से बगाड़ तो नहीं लेते ना यहाँ के, आप अदालतों के में बार बार नई पॉलिसियां नए कानून लेके जाते रहे, उसी कानून को नया रंग दे के पहुंच जाए और फिर वहां से सुबकी और सरजनश लेके वापस आए। तो ये मेरे ख्याल में ये जो पॉलिटिकल एंगल है उसको देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये भी काम कर रहा है। और जो आपने बात किया उसका हल वही है जो हम बरसों से कहते आ रहे हैं, फिर दोहरा देते हैं कि जी हुकूमत वक्त को अपना बैकलॉग क्लियर करना चाहिए। बैकलॉग 6 महीने में क्लियर हो जाता है कि आप कहें कि जी हम तमाम लोगों को ये क्वेश्चनर दे रहे हैं, जिन लोगों की क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, जो काम कर सकते हैं, जो बरसरे रोजगार आ सकते हैं, हम उनको 5-5 साल के वर्किंग वीजा देंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएं। आप अगर इलीगल भी हैं तो आप अपने आप को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या इमिग्रेशन सेंटर या सिटीजन एडवाइस ब्यूरो के ऊपर रजिस्टर करवाएं और हम आपको 5 साल का वीजा देने के लिए गौर करेंगे। आप देखें यही जो बिलियंस ऑफ डॉलर उनको ट्रैक एंड ट्रेस और वापस भेजने के लिए लगा रहे हैं, लोग लाइनों में लग जाएं और आपको टैक्सों की मद में आपको वीजे की फीस ही आजकल 3-4 हज़ार पाउंड है एक बंदे का वीजा रेगुलराइज करने के लिए। तो आप देखें आपको कितने पैसे लॉफुली टैक्सों की मद में आ जाएंगे और लोग अपने आप को रेगुलराइज करवाएंगे और कौम का भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा, कुर्सी में रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं मलिक साहब एक ब्रेक लेना है, एक वक्फे के बाद दोबारा आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। आसिम सुलेमान साहब, क्या एमनेस्टी ही वाहिद हल है बैकलॉग क्लियर करने का? जी एमनेस्टी आई थिंक वाहिद हल तो शायद ना हो, लेकिन टेम्परेरी हल तो है। लेकिन एमनेस्टी में देखना पड़ेगा कि किसका एमनेस्टी देनी है। जो यहाँ से 5 साल पहले आए या 10 साल पहले आए, तो नए इमिग्रेंट आ रहे हैं, उनको देंगे आप? तो ये एक बहुत लंबी बहस है। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि किसको एमनेस्टी देनी है, किसको नहीं देनी है एमनेस्टी। तो आपको ये फिलहाल तो मैयज मेरे ख्याल में ये देखने हैं कि ये जो इलीगल माइग्रेशन हो रही है, अगर आप इसको किसी ना किसी तरीके से कम कर सकें, कुछ मैयज लेके इसको डिक्रीज कर सकें, स्टॉप करवा सकें, और फिर आप देखेंगे कि आपके पास किस किस्म के जो हैं जो इलीगल माइग्रेशन ऑलरेडी जो मौजूद है और वो कितने अरसे से हैं, और उसमें एक पॉलिसी जो है अनाउंस की जा सकती है कि जो सर्टन लोग हैं, सर्टन जो क्लासिफिकेशन की जा सकती है उनकी, कि उनको एमनेस्टी दी जाए और उनको उनको इकोनॉमिक माइग्रेशन की तरफ लेके आए, और ताकि वो मुस्बत तरीके से कंट्री में वो उसके किरदार अदा कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि इसके केसेस को कितना अरसे में या कितनी जल्दी इसको हल किया जाना चाहिए या होगा, तो मेरे ख्याल में कि ये काफ़ी हद तक इनके कंट्रोल से बाहर आ चुकी है। गोंदल साहब ने एक बात की थी कि ये फास्ट ट्रैक में ये केसेस हल अगर किए जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर जल्दी किए जाए। तो वो तो फास्ट ट्रैक वाले केसेस जो है ना, ये कोर्ट भी कह चुकी है कि फास्ट ट्रैक नहीं होगा। अभी हमारी किसी से जो होम ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात हो रही थी कि इस मामले में तो कुछ डिसीजन जो है वो बहुत ही अजीब किस्म के आ रहे थे। तो हमने पूछा कि ये कैसे डिसीजन आ रहे हैं, आप देखें कि ये तो डजंट मेक सेंस, लॉजिकल भी लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस हुई हैं कि जो आप एक डिसीजन जो एक दिन में एक करते थे उसको डबल कर दें, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेशर होगा केस वर्कर के ऊपर कि भी एक दिन में जो डिसीजन करने हुए 3 से 4 करते हैं। जब आपके ऊपर भी एक वर्क लोड आ जाएगा तो आप एक क्वालिटी जो डिसीजन मेकिंग है वो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि चूंकि जो कंट्री की जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से ये है कि आप देखेंगे आपके पास बैकलॉग है, ना सिर्फ इमिग्रेशन केस वर्किंग का बल्कि आपके पास अदालतों में भी बैकलॉग है बहुत ज्यादा। ट्राइब्यूनल में जनसन इन टाइम केस नहीं लग रहे, और ये सिर्फ इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल की बात नहीं मैं कह रहा, ये मैं फैमिली केसेस के ओवरऑल जो है वो जजेस इतने ज्यादा नहीं है कि वो केसेस के जो केसेस लोड है वो टेक ऑन कर सकें। यहाँ तक कि हमें अगर किसी कोर्ट को फोन भी करना पड़ेगा तो इतना स्टाफ नहीं है उनके पास कि वो हमारा जो टर्न अराउंड टाइम जो उनका 5 वर्किंग डेज जो 10 वर्किंग डेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया हुआ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डिसीजन कर देंगे तो आपका बैकलॉग, फिर जल्दी डिसीजन करेंगे तो बैकलॉग तो अदालतों में चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको मजीद रिक्रूटमेंट करनी है, और मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है इस पोजीशन में फाइनेंशियली नहीं है कि वो बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट कर सके
कि जुडिशरी में रिक्रूटमेंट हो या होम ऑफिस में रिक्रूटमेंट हो, ताकि इनकी केस वर्किंग जो है क्वालिटी केस वर्किंग हो सके और क्वालिटी डिसीजन दिए जा सके और ये किसी मंतकी एग्जाम तक ये पहुंच सके। तो गिवन द सिचुएशन जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है यहाँ पे और जो नंबर ऑफ इमिग्रेशन आ रहे हैं, तो जो चीज जो गवर्नमेंट जो कर रही है, तो हमें नहीं लगता कि इसका कोई बहुत जल्दी कोई सोल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि जो एमनेस्टी की हम बात बहुत दफा कर चुके हैं और आपने भी क्वेश्चन रेज किया, अगर आप एमनेस्टी दे देंगे तो जो गवर्नमेंट के ऊपर जो सबसे पहले जो मैंने बात की थी कि जो पब्लिक ओपिनियन जो क्रिएट करना चाहते हैं, वो तो जो पब्लिक ओपिनियन इमिग्रेशन के अगेंस्ट करना चाहते हैं, जो कि हमेशा से टूरिस्ट की पॉलिसी रही है, अगर एमनेस्टी दे देंगे तो वो तो कभी भी दोबारा एटलीस्ट 10, 15, 20 ईयर्स के लिए नहीं आएंगे। तो ये तो आप टूरिस्ट से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये एमनेस्टी दें। तो ये हालातों वाकयात जो है ना वो वर्ष से वर्ष ही होंगे, क्योंकि आप ये माइग्रेशन बिल जैसे ही पास होगा, अभी तो वो बहुत पार्शली और लिमिटेड एक्सटेंट तक पास हुआ है, लेकिन जैसे ही ये पास होगा आप देखिएगा कि मजीद जो हाई लेवल की जो लिटिगेशन है, हाई लेवल की जो केसेज है, जो कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट में होगा। हालांकि वो जो माइग्रेशन बिल है उसने बहुत लिमिटेड कर दिया राइट ऑफ अपील, और उनका डिसीजन मेकिंग वर्किंग भी जो है वो भी बहुत, जो अपील राइट्स है वो भी लिमिटेड है और जो बेल राइट्स है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि उसके लॉ के अंदर कहा कि वो है कि 28 डेज के अंदर आप डिटेंशन के अंदर आप बेल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 28 डेज के अंदर बेल अप्लाई करके आपको कोर्ट ग्रांट कर दी तो आप तो बाहर आ जाएंगे। तो ये आप उनकी हमेशा से पॉलिसी, एक अनअनाउंस पॉलिसी हमेशा से रही है कि जो डिटेन्ड होते हैं उनको फ्रस्ट्रेट करते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग जो इतना लेट करते हैं ताकि ये टेंशन के अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाए और खुद डिसीजन करें कि हम वापस करते हैं। और जो फ्रस्ट्रेट नहीं होते, जो पेशेंस के साथ रहते हैं, तो वो कभी ना कभी थोड़ा सा टाइम लेके बाहर आ जाते हैं। ये हमेशा से, आजकल पॉलिसी टैक्टिक डिफरेंट है, लेकिन हमें पता है कि ये पहली पॉलिसी काफी रही है। तो आप भी ये देखें कि जब ये बिल माइग्रेशन बिल आएगा तो उसके बाद इनके ऊपर नंबर ऑफ जो केसेस होंगे इंक्रीज हो जाएंगे। और ये मैं आज ही पढ़ा था, लॉ सोसाइटी ने कहा था कि अगर आप माइग्रेशन बिल को पास कर लेते हैं तो आपके जो केसेस हैं वो जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है स्ट्रासबर्ग में, उसमें इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो राइट है ह्यूमन राइट्स, जो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या कहीं और चैलेंज कर सकते हैं, वो खत्म कर दिया तो फिर वहां पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे और ये पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इससे सबसे जो बात इसमें लीगल एड बंद कर दी कि भाई आपके जो माइग्रेशन बिल ने जो लीगल एड है वो भी बंद कर दी, उसके भी एक्सेस टू जस्टिस जो है ना वो खत्म हो जाता है। पर अब उन्होंने बाद में अमेंडमेंट की और ये लीगल एड बिल जो है ना, लीगल एड जो है ना वो भी इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। लेकिन ये हमें देखना होगा कि ये माइग्रेशन जो बिल सही है। ठीक है आसिम साहब, मैं ब्रीफ कमेंट लूँगा गोंदल साहब से। गोंदल साहब, फ्रांस के साहिल से ये आ रहे हैं, फ्रांस के बरतानिया के ताल्लुकात क्या इतने क्लोज नहीं हैं कि फ्रांस को किसी तरह पाबंद किया जाए कि इन लोगों को आने ही ना दिया जाए? देखें जी, फ्रांस के और बरतानिया के जो तल्लकात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं रहे हैं और फॉलोइंग ब्रेग्जिट तो मेरे ख्याल में उसमें सर्दमोरी है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट टाइम्स में फ्रांस के साथ डिफरेंट एग्रीमेंट और ट्रीटी साइन करती रही है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इसी को उन्हें मौसर बनाना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए कि ये लोग जहाँ से जब ये डिपार्ट करते हैं तो फ्रांस से डिपार्ट इधर के लिए करते हैं, तो वहाँ उस गवर्नमेंट के साथ मिल के इनको कोई अपने जो भी एग्रीमेंट है उनको मौसर बनाने की जरूरत है। और दूसरा ये कि वहाँ पे ये को अपना इमिग्रेशन काउंटर बना सकते हैं, वहाँ पे लोगों की एप्लीकेशन ले सकते हैं, उनको वहाँ पे अपना एटलीस्ट जो इस तरीके से जो स्मॉल बोट्स में लोग बैठते हैं वो उनके लिए डेंजरस भी है, उसको काफ़ी हद तक वो रोक सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरे मैयर हैं, जैसे कि आपने एमनेस्टी डिस्कस की, आसिम साहब ने उस पर अपना इनपुट दिया। यस, एमनेस्टी जो है वो सलूशन है, जो बैकलॉग है उन केसेस को ख़त्म करना सलूशन है, जो ह्यूमन स्मगलिंग है उसको क्रैक डाउन करना सलूशन है। ये चीज़ें करने से, उसके अलावा जो इलीगल इस मुल्क में वर्किंग है, जैसे आपने कहा कि असाइलम सीकर जो है वो लीगली काम करते हैं और वो हाफ सैलरी भी लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता।
तो इससे बेहतर है कि उन लोगों को काम की परमिशन दी जाए, जी वो काम करें, गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। सही है। गोंदल साहब खता कलामी की माफ़ी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अख्तर गोंदल साहब, अमजद मलिक साहब, आसान साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।